कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं। उसी तरह जो ह्यूमन हमारी बॉडी है वो भी सेल से मिलके बनी होती है। तो हम वही आज देखेंगे, जो सेल है वो एक सेल साइकिल कैसे कंप्लीट करता है, या फिर एक सेल दो सेल में कैसे डिवाइड करता है। तो सेल क्यों डिवाइड करता है? तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं, जिसे जाइगोट कहते हैं। वो जाइगोट ग्रो करता है, डिवाइड करता है और फिर एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो कहने वाली बात ये है कि जो सेल डिवीजन है वो हमारी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि सेल डिवाइड कैसे करता है। तो सेल साइकिल क्या होता है? तो एक सेल को दो सेल में डिवाइड होने के लिए जिन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल साइकिल। मतलब एक सेल दो सेल में डिवाइड होगा, उसमें जो एक सेल के अंदर जितने सारे चेंजेस होंगे, जैसे कि सेल अपना डीएनए डबल करेगा, सेल का साइज इंक्रीज करेगा और फिर जाके एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो स्टेप है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेल साइकिल। जो सेल साइकिल है वो दो फेजेस में डिवाइडेड है। सेल साइकिल दो फेज में डिवाइडेड है, एक इंटरफेज और एक एम फेज, जिसे माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। इंटरफेज एंड एम फेज। जो इंटरफेज है ये एक तरह से इनएक्टिव स्टेज है। इनएक्टिव मतलब ये रेस्टिंग फेज है, मतलब इसमें सेल जो है वो डिवाइड नहीं करता है। ये सेल इंटरफेज में डिवीजन की तैयारी करता है और एम फेज में सेल एक्चुअल डिवीजन करता है। सेल एक्चुअल डिवाइड एम फेज में होता है और इंटरफेज में सेल डिवीजन का तैयारी करता है। अब एक जो ह्यूमन का सेल होता है, नॉर्मली एक ह्यूमन सेल वो 24 आवर में एक सेल साइकिल कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन का सेल है वो 24 आवर में एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। तो 24 आवर में 23 आवर सेल जो है वो डिवीजन, जो सेल डिवाइड करेगा उसकी तैयारी करता है और एक घंटे में ही सेल एक्चुअल डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरह से हम इधर देखें हम लोग, तो जो 95% है सेल साइकिल का, जो 95% टाइम ड्यूरेशन है सेल साइकिल का, वो इंटरफेज है। और जो 5% पार्ट है सेल साइकिल का वो एम फेज है। जो इंटरफेज है वो भी आगे 3 स्टेज में डिवाइडेड है, G1, S एंड G2 फेज। G1 में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि अभी प्रोटीन का इस्तेमाल होने वाला है। और जो ऑर्गेनेलिया होती है सेल के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियोलस, ये सब भी रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर जाती है। एस फेज में क्या होता है, जो डीएनए है वो डबल होता है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, पर यहाँ क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता है। यदि एस फेज के पहले देखें तो क्रोमोसोम नंबर 46 ही था और एस फेज के बाद भी क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहेगा। यहाँ सिर्फ डीएनए का कंटेंट डबल हुआ है। उसके बाद जो एस में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली होती है सेंट्रोसोम, जो सेल डिवीजन में मदद करती है, वो ऑर्गेनेली एस फेज में रेप्लिकेट करती है। उसके बाद G2 में फिर से बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि अब एक्चुअल डिवीजन होने वाला है। और G2 में क्या होता है, जो कुछ ऑर्गेनेलिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो रेप्लिकेट करती है G2 में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एम फेज में। एम फेज जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है।
पार्ट में डिवाइडेड है, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा, और साइटोकाइनेसिस में इस साइटोप्लाज्म डिवीजन। अब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है, तो अब ये साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएगा और एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह एम्फिस दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब जो कैरियोकाइनेसिस है, न्यूक्लियर डिवीजन, ये भी 4 फेजेस में डिवाइडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। आइए देखते हैं एक एक करके सबको। प्रोफेज, इसे दो तरह से हम बता सकते हैं, जैसे कि एक अर्ली प्रोफेज और एक लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, जो हिस्टोन प्रोटीन के साथ लिपटा हुआ होता है, और वो क्रोमैटिन के रूप में रहता है, वो पूरा बिखरा हुआ रहता है इस तरह से। ये क्रोमैटिन इसे बोलते हैं, ये बिखरा हुआ है। यही क्रोमैटिन जेनेटिक मटेरियल आगे जाके क्रोमोसोम कहलाएगा जब ये कंडेंस हो जाएगा। तो क्या होता है, जो ये क्रोमैटिन है बिखरा पड़ा, वो कंडेंस होने लगता है, ये क्रोमोसोम के रूप में अब दिखाई देगा पूरी तरह से, ये पूरा कंडेंस होने लगता है अर्ली प्रोफेज में। और लेट प्रोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये टूटने लगती है, ये इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगती है, और जो ये क्रोमैटिन है ये थोड़ा कंडेंस होने लगते हैं, और पूरी तरह से ये कंडेंस नहीं हुए हैं, थोड़े कंडेंस हो रहे हैं ये। और क्या होती है यहाँ पर, जो सेंट्रोसोम थी ऑर्गेनली, यहाँ पे ये सेंट्रोसोम होती है, इसके अंदर दो डिब्बे टाइप स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से, इसे सेंट्रियोल बोलते हैं। ये जो सेंट्रोसोम थी ये ऑर्गेनली ये एस फेज में रेप्लिकेट कर चुकी थी। अब ये क्या करेगी, लेट प्रोफेज में ये दोनों जो सेंट्रोसोम है वो एक दूसरे से अपोजिट दिशा की तरफ जाने लगेंगी, ये इधर ये इधर। लेट प्रोफेज में इतना ही होता है। अब देखते हैं मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज में क्या हुआ, जो क्रोमोसोम है वो पूरी तरह से कंडेंस हो गए हैं, और जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है वो भी पूरी तरह से टूट चुकी है, और जो सेंट्रोसोम थे वो भी दोनों आ चुके हैं अपने अपने डायरेक्शन में। इस तरह से क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके हैं इस तरह से पूरी तरह से। जो बीच वाला प्लेन है इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। ये जो क्रोमोसोम है मेटाफेज प्लेट में आ जाती है इस तरह से। इस
इस तरह से ये क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट में आ जाती है। और क्या होता है, जो सेंट्रोसोम थी, सेंट्रोसोम से प्रोटीन के धागे निकलने लगते हैं इस तरह से, जिसे स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। ये स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं इस तरह से, क्रोमोसोम के बीच वाले भाग को सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर है सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होती है, ये सेंट्रोमियर के बगल में काइनेटोकोर होता है, उससे अटैच हो जाती है। मेटाफेज में भी इतना ही होता है। अब आइए देखते हैं कि एनाफेज में क्या होता है। एनाफेज में क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर अटैच हुई थी क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, अब स्पिंडल फाइबर जो है वो छोटे होने लगेंगे। मतलब जो क्रोमोसोम है वो बीच से फट जाएगी इस तरह से। ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोसोम है। इस तरह से जो क्रोमोसोम है वो बीच से अलग हो जाएगा। इसकी जो दोनों क्रोमैटिड थी, जो क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड थी, वो एक दूसरे से सेपरेट हो गई, दोनों अलग हो गई। इस तरह से और दोनों ये जो क्रोमैटिड्स है वो एक दूसरे से अपोजिट दिशा में जाने लगे। एनाफेज में ये होता है। और जैसे कि ये क्रोमोसोम था, ये एक ही सेंट्रोमियर में अटैच था, इसीलिए इसे एक क्रोमोसोम कहते थे। पर जैसे ही ये दोनों क्रोमैटिन एक दूसरे से अलग हुई, अब क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल हो गया। यहाँ 46 क्रोमोसोम था, यहाँ एनाफेज में 92 हो गया है, क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया है। अब टीलोफेज में देखते हैं क्या होता है। एनाफेज में इतना ही होता है। अब टीलोफेज जो है वो प्रोफेज का एकदम उल्टा है। अब इस तरह से क्रोमोसोम आ चुकी है। यहाँ क्रोमोसोम नंबर 92 है। अब ये जो टीलोफेज है ये एकदम जो है प्रोफेज का उल्टा है। यहाँ क्या होगा टीलोफेज में, अब जो क्रोमोसोम है वो फिर से अनकंडेंस होने लगेंगे, वो फिर से बिखरने लगेंगे क्रोमैटिन के रूप में। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो टूट गई थी वो फिर से बनने लगेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से। और जो ऑर्गेनली प्रोफेज में जो ऑर्गेनलिया डिसपेयर हो जाती है, वही टीलोफेज में ऑर्गेनलिया फिर दिखाई देने लगती है। यही टीलोफेज है। उसके बाद अब जो कैरियोकाइनेसिस है वो खत्म हो गया, वो समाप्त हो गया, न्यूक्लियर का डिवीजन हो गया, 2 न्यूक्लियस बन गए। अब आ जाते हैं साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, अब इस तरह से सेल में 2 न्यूक्लियस बन गया है, जेनेटिक मटेरियल भी दोनों में बट गया है। अब क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होगा। जो साइटोप्लाज्म है वो एनिमल सेल में बीच से दबने लगता है और इस तरह से एक सेल 2 सेल बना देता है। सेल डिवाइड हो गया, यही था प्रोसेस। पर जो प्लांट सेल है उसमें इस तरह से बीच से दब के सेल एक सेल 2 सेल में डिवाइड नहीं करता है।
जो प्लांट सेल होता है उसमें जो सेल वॉल होती है वो बहुत हार्ड होती है, इसीलिए उसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, तब एक सेल दो सेल में डिवाइड करती है। अब कुछ ऐसी सेल होती है जो डिवाइड नहीं करती है। सेल डिवीजन हो गया, यहाँ एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गया। अब कुछ ऐसी एक G0 फेज होता है, G0 स्टेज। कुछ ऐसी सेल होती है जो डिवाइड नहीं करती है, जैसे कि हार्ट सेल, पर जरूरत पड़ने पे वो भी डिवाइड करती है। और कुछ ऐसी सेल होती है जो कभी डिवाइड नहीं करती है, जैसे नर्व सेल। तो जो सेल डिवाइड नहीं करती है वो G0 स्टेज में रहती है। इसे क्वाइसेंट स्टेज भी बोलते हैं। ये एक इनएक्टिव स्टेज है जहाँ सेल डिवाइड नहीं करता है। सेल क्या करता है, अपना जीवन जो फेज है वो एक्सिट कर देता है और G0 में एंटर कर जाता है। तो यही था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन।